तो हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। पता है कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत हार्ड लगता है आप लोगों को। आपसे हार्ड नहीं आएगा, आपसे सॉफ्ट हो जाएगा सॉफ्टवेयर की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर हमको जानना ही क्यों है। कंप्यूटर हार्डवेयर हम जान के क्या कर लेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर अगर हम लोग सीख जाते हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी कंपनी में आईटी का जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आईओटी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आईओटी में हेल्प हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। और अगर कोई कंप्यूटर रिपेयर करना चाहता है, ठीक है, तो कंप्यूटर रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कंप्यूटर में, उसको ट्रबल शूट करने में एक कंप्यूटर हार्डवेयर हेल्प कर सकता है। सबसे पहली बात, कंप्यूटर हार्डवेयर होता क्या चीज़ है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे मेन जो कंपोनेंट आता है, उसके सबसे पहले आता है सीपीयू, उसके बाद मदरबोर्ड, रैम, स्टोरेज, पावर सप्लाई, जीपीयू, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। बहुत लोगों को पता होगा कि यूपीएस के बारे में, ठीक है। यूपीएस कोई कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर नहीं आता, ठीक है। यूपीएस एक अलग सा चीज़ है। यूपीएस क्या करता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो कंप्यूटर को थोड़ा टाइम के लिए बैकअप देता है। अगर आप लोग कोई काम कर रहे हो, उसको सेव करने के लिए सिर्फ, ठीक है। यूपीएस कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर नहीं आता। तो सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन है, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, वो जो बड़ा वाला डब्बा है ना, उसको सीपीयू नहीं कहते, ठीक है। सीपीयू कहता है इसको, ये छोटा वाला चीज आप लोग देख रहे हो, इसको कहते हैं सीपीयू। अब सीपीयू में आने के बाद सीपीयू दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स, ठीक है। एक है x86 और एक है आर्म। आर्म के अंदर आप लोगों ने सुना ही होगा स्नैपड्रैगन, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ। स्नैपड्रैगन एक सीरीज होता है, एक जो रिसेंटली लैपटॉप में आने लगा है, आर्म बेस्ड लैपटॉप, ठीक है। और एक है M1 एम सीरीज, ठीक है। एम सीरीज सिर्फ एप्पल में आता है, एप्पल मैकबुक और क्या बोले, एप्पल के आईपैड में एम सीरीज से आता है। वो आर्म बेस्ड चिपसेट है जो लैपटॉप में यूज होता है। और एक है x86 चिप। x86 और आर्म का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, x86 कुछ भी नहीं है, एक आर्किटेक्चर और एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर हम लोग चिपसेट को रेडी करते हैं। अगर आप सोचो कि हम लोग एक प्रोसेसर रेडी कर रहे हैं, उसके तो हम लोगों को एक आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगा। उस आर्किटेक्चर को फॉलो करके ही हम लोग एक प्रोसेसर को बना सकते हैं। ये जो दो चिपसेट है, इंटेल और AMD का जो दो ब्रांड है, ये दो ब्रांड सिर्फ x86 प्रोसेसर बनाते हैं, ठीक है। अब लोग सुना इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7 और AMD का क्या बताओ, AMD Ryzen 3, Ryzen 5 बहुत फेमस हो रहा है। Ryzen 5 7600X गेमिंग के लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने सुना होगा। तो ये वाला जो दो चिपसेट है, ब्लू कलर क्यों, हाँ ये जो दो चिपसेट है, एक x86 के ऊपर बेस्ड होकर बनाया हुआ है, और ये जो स्नैपड्रैगन वाला है वो आर्म बेस्ड है। इसका जो मेन डिफरेंस है वो आता है परफॉर्मेंस में। जो आर्म बेस्ड चिपसेट है वो परफॉर्म थोड़ा सा कम करता है एज कम्पेयर टू x86 पावरफुल है, परफॉर्म भी अच्छा करता है, लेकिन इसका जो पावर एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा कम है। जब x86 लॉन्च हुआ था, तब कंपनी का फोकस था सिर्फ क्या बताओ, सिर्फ फोकस था परफॉर्मेंस के ऊपर, पावर के ऊपर कोई भी फोकस नहीं था। इसीलिए मैक्सिमम विंडोज लैपटॉप जो इंटेल और AMD के साथ आता है, उसको बैटरी बैकअप नहीं मिल पाता। बैटरी बहुत बड़ा होता है, 70 वाट आवर, 65 वाट आवर, 50 वाट आवर। तब भी हमको बैकअप कितना मिलता है, 2 घंटे से 3 घंटे सिर्फ। उसी जगह पर जो आर्म बेस्ड चिपसेट है, स्नैपड्रैगन X और मैकबुक जो है, बैटरी बैकअप कितना रहता है, 12 घंटे, कुछ तो 28 घंटे। HP का एक लैपटॉप लॉन्च हुआ है, वहाँ पर क्लेम किया है, स्नैपड्रैगन X के ऊपर ऑब्वियसली बेस्ड है,
जो 28 घंटे चल जाएगा सिंगल चार्ज पे, ठीक है। और एप्पल का तो आपको पता है, एप्पल मैकबुक शायद से 14 से 16 घंटे चलते हैं बिना चार्ज के, सिर्फ बैटरी के ऊपर। ये तो क्या प्रोसेसर वाला पार्ट। अब आते हैं मदरबोर्ड वाले पार्ट पे। ओके, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रोसेसर के ऊपर और कुछ बताऊं तो नेक्स्ट एक शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा कि ये जो नाम है इंटेल कोर i5 4590 और यहाँ पर जो लिखा है Ryzen 5 5600G, ये क्या चीज है, इससे हम कैसे समझ सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड में पहला जो स्लॉट है सेंटर में, यहाँ पर सीपीयू लगता है। हाँ, यही वाला जो चीज है ना, इसके यहाँ पर लगता है। ये जो स्लॉट आप लोग देख सकते हो, इसे कहते हैं रैम स्लॉट। यहाँ पर रैम लगाया जाता है। ये जो स्लॉट आप लोग देख सकते हो, इसे कहते हैं PCI लेन, सॉरी, इसे कहते हैं PCI X स्लॉट, ठीक है। ये PCI X16 वाला स्लॉट, यहाँ पर GPU लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 16 PCI लेन कनेक्टेड है इस पिन से डायरेक्ट CPU तक। अब PCI लेन क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर GPU लगता है, ये समझ लो मदरबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। ये PCI लेन 1 वाला स्लॉट, यहाँ पर ठीक सिर्फ एक लेन जाता है CPU से। यहाँ पर आप लोग कर सकते हो एक्सटर्नल नेटवर्क अडेप्टर लाइक वाईफाई। अगर कुछ लोग चाहो तो 2.5 इथरनेट के भी 2.5 इथरनेट पोर्ट भी लगा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज लग जाता है। अगर कोई कैप्चर कार्ड, आप लोग बहुत में सुना होगा कि बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, गेम को स्ट्रीम करने के लिए कैप्चर कार्ड की जरूरत है, यहाँ पर कैप्चर कार्ड भी लग जाता है, ठीक है। अगर ये तो गया मदरबोर्ड का स्लॉट, ठीक है। और एक स्लॉट बाकी है, ठीक है। ये जो स्लॉट आप लोग देख सकते हो, ये वाला स्लॉट होता है SSD के लिए, जो स्टोरेज बेस है इसके उसी के लिए। और यहाँ पर जो 2 स्लॉट खाली है, इसको कहते हैं SATA स्लॉट। यहाँ पर आप लोग हार्ड डिस्क, DVD प्लेयर और कुछ बड़ा साइज का जो SSD होता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब बताइए पावर के ऊपर, इसको पावर कैसे देना होगा। यहाँ पर ये जो 24 पिन वाला कनेक्टर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमको PSU से 24 पिन वाला एक जैक होता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। इस पिन से हम लोगों को रैम को पावर देना पड़ता है। यहाँ पर जो IO है, इनपुट आउटपुट है, HDMI, VGA, USB पोर्ट, हेडफोन जैक और ऑडियो जैक, जो भी लोग माइक इनपुट एक्सेट्रा जो भी होता है यहाँ पर, उसको पावर देने के लिए भी इसी पिन से पावर जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला जो 8 पिन का जो स्लॉट देख रहे हो आप लोग, ये सिर्फ CPU को पावर देता है। CPU को चलने के लिए पावर चाहिए, जो इस 24 वाले जो पिन है इससे नहीं आता है। इस वाले पिन से CPU को पावर देना पड़ता है। अब आता है CMOS बैटरी के ऊपर। यहाँ पर जो छोटा सा कॉइन बैटरी आप लोग देख सकते हो, ये CMOS बैटरी, ठीक है। CMOS बैटरी का काम क्या है? CMOS बैटरी का काम ये है कि अगर आप लोग कभी कंप्यूटर ऑफ कर देते हो, ठीक है, तब भी आप देखते हो कि ये वाला जो टाइम है, देखो, हाँ, ये वाला जो टाइम है वो सिंक में रहता है। आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट करो या ना करो, ये सही रहता है। इसको काउंट करने के लिए हमें CMOS बैटरी की जरूरत होता है। अगर CMOS बैटरी वोल्टेज लो हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको एक एरर मिलेगा कि CMOS बैटरी नॉट रिस्पॉन्डिंग और फिक्स द टाइम एंड डेट फॉर द मदरबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आप लोग विंडोज ऑन कर सकते हो। अब आते हैं मेन चीज पे। मदरबोर्ड की जो मेन चीज है, आप लोग क्या, CPU मेन चीज नहीं, मदरबोर्ड का भी एक मेन चीज होता है, उसको कहते हैं बायोस चिप, ठीक है। बायोस चिप कौन सा वाला है? हाँ, आप लोग जो छोटा वाला चिप देख रहे हो इसको कहते हैं बायोस चिप, और ये जो बड़ा वाला चिप है इसको कहते हैं बायोस कंट्रोलर, ठीक है। बायोस चिप में फर्मवेयर लोड होता है। बायोस चिप का काम यही है कि बेसिक इनपुट आउटपुट को संभालना। जब आप पावर बटन प्रेस करते हो पीसी में, ठीक है, प्रेस करने के बाद इस बायोस लोड होता है। इस बायोस चिप चेक करता है हमारे मदरबोर्ड में रैम है कि नहीं, स्टोरेज है कि नहीं, CPU है कि नहीं, अगर कोई इनपुट डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड माउस कनेक्ट है कि नहीं, और आउटपुट लाइक मॉनिटर कनेक्ट है कि नहीं। वो सब चेक करने के बाद ही
हमारा ये जो मदरबोर्ड है ऑन होता है। और बहुत सारे पिन होता है। ये जो पिन है इससे हम लोग पावर स्विच को कनेक्ट करते हैं डेस्कटॉप का। और ये वाला जो पिन देख रहे हो, देखा होगा डेस्कटॉप होता है उसके सामने 2-4 यूएसबी पोर्ट और कुछ हेडफोन कनेक्ट करने के लिए कुछ छेद दिया रहता है, वो कनेक्ट होता है इस पिन से, ठीक है। हाँ, अब आता है बायोस की बात। बायोस चीज का है, ठीक है। ये जो छोटा वाला चिप देख रहे हो इसे कहते हैं बायोस चिप, जो प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। एक बार जब प्रोग्राम हो जाए बायोस का इस चिप में, फिर से प्रोग्राम नहीं हो सकता। अगर इस चिप करप्ट हो जाए और चिप खराब हो जाए तो समझ लेना आपका मदरबोर्ड डेड है, मदरबोर्ड सही नहीं हो सकता। और बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और बायोस काम करता है पोस्ट सिस्टम के ऊपर। पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑन होने के बाद खुद से टेस्ट करते हैं हमारे पास सभी चीज है कि नहीं, उसके बाद ही हम लोग को विंडोज को लोड करते हैं रैम में। रैम की बात कर चुका तो आते हैं रैम के ऊपर। रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स, ठीक है। दो टाइप्स में क्या होता है, एक है एस रैम और एक है डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम और डी फॉर डायनेमिक रैम। एस रैम बहुत पहले यूज होता था, अभी एस रैम नहीं यूज हो रहा। एस रैम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ये स्लो था डी रैम के मुकाबले। और सेकंड जो चीज़ है, एस रैम में अगर कुछ स्टोर कर देते हैं हम लोग तो स्टोर ही रहता था। अगर आप कंप्यूटर ऑफ कर दो तो उसके बाद भी एस रैम में चीज़ें स्टोर रहता था। इस बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, इसमें कैचे फाइल बहुत सारा आ जाता था, उसके बाद इस बहुत स्लो हो जाता और फुल हो जाता था, फिर हमको मैनुअली कैचे क्लियर करना पड़ता। करेंटली हम लोग अब डी रैम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। डी रैम आया था सबसे पहले 1980 के आसपास। तो सबसे पहला जो डी रैम था वो था DDR और DDR1 जो भी कह लो, ठीक है। DDR1 का जो स्पीड था वो था 200 से 400 मेगा ट्रांसफर पर स्पीड, ठीक है। सॉरी, स्पीड नहीं, सेकंड होगा। 200 से 400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। एक सेकंड में 200 से 400 मेगाबिट और मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबिट और ट्रांसफर कर सकता था इस मेमोरी में और इस रैम में। उसके बाद आया DDR2 1995 के आसपास, जब विंडोज XP का थोड़ा बहुत विंडोज XP और विंडोज 95 का आया था उस टाइम पे, तब होता था DDR2। उसके बाद आया था DDR3 जिसका स्पीड था 800 to 2133। सो 2133 बोलना ज़्यादा नहीं है, इसको आप लोग समझ लो क्या बोलो 2200, इतना स्पीड होता है। ये आया था 2008 के आसपास, जब विंडोज Vista, विंडोज 7, विंडोज 8 जब फेमस हो रहा था। विंडोज 8 2010 में आया था, वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद आया था DDR4। DDR4 का जो स्पीड है वो है 1600 to 3200 मेगा ट्रांसफर पर स्पीड, ठीक है। करेंटली अभी भी बहुत सारे जगह पर DDR4 यूज होता है, ठीक है। DDR4 आया था लगभग 2014-15 के आसपास, ठीक है, 14-15 के आसपास होगा। अगर आप लोग देखना चाहो तो मेरा जो लैपटॉप है वो DDR4 है, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप का रैम है वो DDR4 है, उसका स्पीड है 3200 मेगा पर स्पीड, ठीक है। हाँ, ये वाला। अब आता है DDR5। DDR5 स्पीड बहुत ज़्यादा है। DDR5 सच बताओ तो गेमर, एडिटर और जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो हेवी काम करते हैं कंप्यूटर पे, उसके लिए सही है। हम जैसे नॉर्मल यूज़र जो है उसके लिए DDR4 परफेक्ट है, ठीक है। DDR5 की कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग। उसके बाद आता है रैम का काम क्या है, ठीक है। रैम का काम यही है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आप लोग प्रोग्राम दे सकते हो, ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स है इसको हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या ओपन करो,
ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करते हो, ठीक है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद, ओपन किया, इसके बाद आप लोग देख सकते हो गूगल क्रोम मैंने ओपन किया, उसके बाद मेरे रैम में गूगल क्रोम आया, उसके बाद मैं गूगल क्रोम यूज कर सकता हूँ। इससे पहले मैं गूगल क्रोम नहीं यूज कर सकता, ठीक है। अगर हम किसी ऐप को लोड करते हैं रैम पे, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज जो चल रहा है मेरे लैपटॉप पे, विंडोज भी पहले रैम में लोड होगा, उसके बाद ही वो चल सकेगा, चल पाएगा, ठीक है। इसको हम रैम से उड़ा देते हैं, ठीक है। देखो, ठीक है, रैम का काम यही है, जो प्रोग्राम से, जो सॉफ्टवेयर से, उसको SSD और हार्ड डिस्क से उठाकर हमारे रैम में लाना, उसके बाद रन करना। नहीं तो रन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क और SSD से रैम का स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस के ऊपर। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जिसमें हम लोग सब कुछ स्टोर करके रखते हैं, फोटोज, वीडियोस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर जो सेम ही है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेम चीज है, म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, गेम्स, फॉलो इसको हमको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ेगा, लाइक HDD और SSD। स्टोरेज डिवाइस दो टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड में, एक है हार्ड डिस्क, एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो बहुत पहले यूज होता था, अभी भी यूज हो रहा है, सिर्फ स्टोरेज एक्सटेंड करने के लिए। अगर किसी ने NAS के बारे में सुना होगा, उसमें हार्ड डिस्क यूज होता है अभी भी। अगर किसी ने सर्वर के बारे में सुना होगा, सर्वर में भी अभी भी हार्ड डिस्क यूज हो रहा है SSD के जगह। वो हार्ड डिस्क हमारा जो कंप्यूटर में यूज होता है हार्ड डिस्क, उससे बहुत अलग है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। हार्ड डिस्क और SSD में हार्ड डिस्क स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। हार्ड डिस्क का स्पीड 150 MBPS के आसपास है, ठीक है। अब बताए हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है। हार्ड डिस्क के अंदर आप लोग देख सकते हो एक डिस्क है, जो DVD प्लेयर में आप लोग डिस्क इंसर्ट करते थे ना, कुछ मूवी देखने के लिए, और वैसा ही कुछ, अगर कुछ स्टोर करना होता है, कुछ इमेज और कुछ म्यूजिक प्ले करने के लिए, तो डिस्क डालना पड़ता था, उसके बाद डिस्क रीड होता था, उसके बाद हम लोग को टीवी में वो दिखता था। यहाँ पर भी सेम ही है, ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, इसके अंदर सब डेटा स्टोर्ड है। ये जो रीडर हेड है, एक इस साइड से इस टाइप से मूव हो सकता है, मतलब इस पॉइंट पर ये डेटा रीड कर सकता है। और ये डिस्क जो है, ये डिस्क घूमता है, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेटर, ये जो घूमने वाला डिस्क है, इसको कहते हैं प्लेटर। यहाँ पर ये जो चीज है, इसको कहते हैं एक्चुएटर। जो ये जो रीडर हेड है, इसको ऐसे ऐसे मूव करने में हेल्प करता है, इसको कहते हैं एक्चुएटर, ध्यान में रखना, ठीक है। यही है हार्ड डिस्क के अंदर। ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता हूँ मैं, आज पहला दिन है हार्डवेयर के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, तो समझ नहीं आएगा ज्यादा डीप चलेगा तो। अब आते हैं SSD के टाइप्स के ऊपर। SSD कितने टाइप्स के होते हैं? SSD बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है SATA SSD, जो ये वाला देख रहे हो, ये जो हार्ड डिस्क वाला पोर्ट है उसमें ही कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क की जगह ये कनेक्ट हो जाता है, लेकिन ये SSD है, हार्ड डिस्क से फास्ट है। हार्ड डिस्क मैंने क्या बताया था, 150 MBPS की स्पीड है, ये 600 MBPS पर सेकंड की स्पीड में चल सकता है। मतलब अगर हम लोग डेटा रीड और राइट करें, तो इस सेकंड में 600 MB इसके अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है, पर सेकंड, याद रखना। उसके बाद आता है ये वाला mSATA SSD। mSATA SSD और SATA SSD में कुछ फर्क नहीं होगा। mSATA जस्ट साइज में छोटा है और कुछ नहीं, ये दोनों का स्पीड सेम ही है, ये वाला और ये वाला का स्पीड सेम ही है, बस ये साइज में छोटा है। और ये वाला जो है, इसे कहते हैं NVMe SSD, M.2 NVMe SSD। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वाला M.2 NVMe है और कौन सा वाला M.2 SATA SSD है, ठीक है। M.2 SATA SSD में यहाँ पर 2 कट रहते हैं,
बट जो NVMe SSD है उसमें सिर्फ एक कट रहता है, इससे हम लोग पहचान सकते हैं NVMe और mSATA को। अगर आप लोग पूछो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। आपने वो मीम सुना ही होगा, 19-20 का नहीं, इसमें और उसमें 19 लाख का फर्क है, ठीक है। तो 19 लाख नहीं है, कुछ आसपास, ठीक है। NVMe SSD फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है इस दोनों से। देखो मेरे लैपटॉप में भी NVMe SSD है, देख सकते हो NVMe SSD। जो SSD है NVMe SSD है वो 3 जनरेशन में आता है, PCI 3x4 मतलब 3rd जनरेशन, that is Gen 4 and this Gen 5, ठीक है। Gen 4 35 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड में डेटा रीड और राइट कर सकता है। Gen 4 7000 MB पर सेकेंड और Gen 5 14,000 MB पर सेकेंड। अगर आप लोग बताओ कि हार्ड डिस्क की जगह हम लोग अभी SATA मतलब ये जो SSD है इसको क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम लोग Windows 11 को फॉर एग्जांपल लोड करने जाए हार्ड डिस्क पे, उसको टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट। वहीं पर इस SSD में अगर हम लोग विंडोज लोड करने जाए टाइम लगेगा 15 से 20 सेकंड, ठीक है। आप लोग टाइम फ्रेम देख सकते हो, कहाँ 15 से 20 सेकंड, कहाँ पर 2 से 2.5 मिनट, ठीक है। इसीलिए हम लोग आजकल SSD यूज करते हैं। SSD रुक जा, हाँ, मदरबोर्ड में ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला छोटा वाला पोर्ट, इसी में SSD लगता है। और जो हार्ड डिस्क और SATA वाला SSD है वो लगता है यहाँ पर, ये वाला जो SATA पोर्ट है इसमें। और हाँ, ये वाला जो केबल आप लोग देख सकते हो, ये कभी कभी येलो कलर में होता है, ऑरेंज कलर में होता है, कभी ब्लैक में भी होता है, इसको कहते हैं SATA केबल, जो डेटा को रीड और राइट करता है किससे, इस वाले SSD से और इस हार्ड डिस्क से सिर्फ। और जो mSATA है और NVMe है, ये दोनों सेम स्लॉट में लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका मदरबोर्ड में Gen 3 स्लॉट है, Gen 3 मतलब है Gen 3 SSD का स्लॉट है, अगर उसके जगह लोग Gen 5 का SSD लगा दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैकवर्ड कंपेटेबल है, ठीक है। ज्यादा जनरेशन का कुछ लगा दिया तो भी वो कम करेगा, लेकिन स्लो स्पीड में, फुल स्पीड नहीं मिल पाएगा इससे। ये सब तो हो गया मेन पार्ट। अब आता है सबसे मेन पार्ट पर। अगर हम मदरबोर्ड को पावर ही नहीं देंगे, कंप्यूटर को पावर नहीं देंगे, उसको ऑन कैसे होगा? उसके लिए होता है ये वाला PSU मतलब पावर सप्लाई, ठीक है। तो पावर सप्लाई में जो मेन 3 कनेक्टर होता है वो है 24 पिन वाला कनेक्टर, आप देख सकते हो, मैंने बताया था यहाँ पर कनेक्ट होता है 24 पिन वाला कनेक्टर, ठीक है। ये है CPU कनेक्टर 8 पिन, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 8 पिन है, ठीक है, जो CPU को पावर देता है इस सॉकेट से। और एक है ये GPU वाला पावर डिलीवरी पिन, GPU को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए एज कम्पेयर टू CPU और मदरबोर्ड, ठीक है। और ये जो पिन है इससे हम लोग SSD और मतलब SATA SSD और हार्ड डिस्क को पावर देते हैं। पावर अगर नहीं दे तो ये जो डिस्क है नहीं घूम पाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके डायग्राम पे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक ग्रीन कलर का वायर देख सकते हो, यहाँ पर, हाँ, इस ग्रीन कलर के वायर और इस ब्लैक कलर के वायर में, मतलब इस ग्रीन कलर के वायर को अगर हम लोग कोई भी ग्राउंडेड वायर, मतलब इस यहाँ पर और यहाँ पर अगर शॉर्ट कर देते हो तब PSU ऑन हो जाता है। इसी प्रिंसिपल की यूज करके मदरबोर्ड में एक पिन होता है, देखो, हाँ, ये वाला पिन, जंपर पिन, जहाँ पर हम लोगों का जो मेन वाला कैबिनेट होता है, कैबिनेट के ऊपर एक पावर स्विच होता है, पावर स्विच कनेक्ट होता है। जब पावर स्विच हम क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, जो भी कह लो, तब ये दोनों पिन, हाँ, इस ग्रीन और ब्लैक वाले पिन शॉर्ट हो जाता है। उसके बाद पावर सप्लाई सिग्नल जाता है, फिर पावर सप्लाई ऑन होता है, ठीक है। पावर सप्लाई कॉन्स्टेंटली ऑन रहने के लिए एक 3.3 वोल्ट का पिन होता है,
उसको भी ग्राउंडेड करना पड़ता है। यहाँ पर जो ऑरेंज वाला पिन देख रहे हो, फर्स्ट 3.3 वोल्ट का जो पिन है, इसको भी ग्राउंडेड करना पड़ता है। किससे? यहाँ पर आप लोगों को एक कैपेसिटर दिख रहा होगा, ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर 3.3 वोल्ट स्टोर होता है। अगर ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया तो पीएसयू ऑफ हो जाएगा। तो इस 3.3 वोल्ट का काम यही है कि वो कैपेसिटर को चार्ज करके रखना। ये तो क्या पीएसयू, ठीक है। इसके पीएसयू के अंदर भी बहुत सारा चीज होता है, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, आज नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है जीपीयू, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो गेम खेलने में मदद करता है, ठीक है। अगर आपको असाइनमेंट करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आपको एक जीपीयू मस्ट है, ठीक है। मम्मी लोगों को बता देना मेरी तरफ से, और कुछ होगा तो मेरा वीडियो मम्मी लोगों को दिखा देना और पापा लोगों को दिखा देना। सुनिए अंकल जी और आंटी जी, आपको आपके बच्चे के लिए एक जीपीयू देना ही पड़ेगा। अगर आप लोग कंप्यूटर बिल्ड करते हो, जीपीयू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, कुछ प्रिंट आउट निकलना होगा, और कुछ भी कह लो, उसके लिए जीपीयू चाहिए। गेम खेलने के लिए नहीं, ठीक है। जीपीयू मैंडेटरी है, ठीक है। आप लोगों का हेल्प हो गया, बताना मत, ठीक है। जीपीयू में दो टाइप्स के जीपीयू होते हैं, एक है पावर्ड जीपीयू, एक है नॉन पावर्ड जीपीयू। पावर्ड मीन्स इसके अंदर जो चिप है, मतलब इसके अंदर एक चिप लगा हुआ होगा। जीपीयू में दो टाइप्स के जीपीयू मार्केट में बहुत फेमस है। एक है एनवीडिया का और एक है एएमडी का। एएमडी का रेडियन और एनवीडिया का आपको पता ही है, RTX 3050 और RTX सीरीज का कुछ भी। और एक है, आप लोगों को शायद से पता नहीं होगा, इंटेल आर्क। इंटेल आर्क करके एक जीपीयू है इंटेल के तरफ से, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, उसका भीड़ बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं। कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है तो इंटेल आर्क ले सकते हैं। हाँ, तो पावर जीपीयू में हमें अलग से ये वाला जो पिन है, शायद से 12 पिन है, हाँ 12 पिन वाला जो कनेक्टर है, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इस जीपीयू को। इस पिन से पावर आता है जीपीयू में, लेकिन ध्यान से, ठीक है। किसी किसी जीपीयू में 12 पिन, किसी किसी जीपीयू में 8 पिन, किसी किसी जीपीयू में 4 पिन भी होता है। डिपेंड करता है कौन सा वाला जीपीयू आप यूज कर रहे हो। और ये है एक नॉन पावर जीपीयू, ठीक है। इसका कोई भी क्या बताओ, इसका यूज के मतलब सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए और कुछ भी नहीं। तो हमारा जीपीयू क्या करता है, डिस्प्ले आउटपुट देता है, फ्रेम जनरेट करता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कैसे बताओ, अगर आप असाइनमेंट करने बताओ, सिर्फ आपको 20 से 30 पेज का असाइनमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा, 2 से 3 घंटे। कम हो गया, शायद से 5 से 6 घंटे भी लग सकता है, ठीक है। उसी जगह पर अगर 30 लोग असाइनमेंट करने बैठे, असाइनमेंट तो सेम ही है, तो कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 10 से 15 मिनट, वो भी नहीं, ठीक है। एक पेज लिखने में कितना ही जाता है। जीपीयू का ही काम वैसा ही है। सीपीयू का पास एक टास्क आया, वो जीपीयू को दिया। जीपीयू मल्टीपल कोड होता है, जीपीयू मल्टीपल कोड होता है जो साइमल्टेनियसली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उसको प्रोसेस कर देता है और डिस्प्ले में आउटपुट कर देता है। इसीलिए जीपीयू लगाने के बाद गेम में एफपीएस ज़्यादा आता है, ज़्यादा एफपीएस का डिस्प्ले सपोर्ट हो सकता है सिर्फ जीपीयू के लिए। अगर कोई वीडियो एडिटिंग करता है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, वीडियो का पर फ्रेम रेंडर करने के लिए जीपीयू का ज़रूरत होता है। जीपीयू अगर मैं सीपीयू में वीडियो रेंडर करने बिठा दूँ, ठीक है, तो सीपीयू सिंगल फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करेगा, लेकिन जीपीयू साइमल्टेनियसली पर सेकंड में, जहाँ पर सीपीयू सेकंड में 1 फ्रेम ले रहा होगा, वहाँ पर ही जीपीयू सेकंड में 30 से 50 फ्रेम ले रहा होगा। आपने कूडा कोड के बारे में सुना होगा, एनवीडिया में एक कोड होता है कूडा कोड, तो मल्टीपल कूडा कोड होता है।
4050 में शायद से 400 से 500 के लगभग कूड़ा कोड होता है, और समझ सकते हो, मतलब पर सेकेंड वो 400 से 500 फ्रेम जनरेट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन टास्क, ठीक है। एक गया जीपीयू। उसके बाद आता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या है, कीबोर्ड, माउस, कंट्रोलर है, PS5 कंट्रोलर, ठीक है। आउटपुट में क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, मतलब हम लोग जो देख सकते हैं उसको आउटपुट डिवाइस में कंसीडर कर लेंगे। मतलब अगर कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करना पड़े, कंप्यूटर में कुछ देखना पड़े, उसके लिए मॉनिटर चाहिए, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगा। अगर कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट को हम लोगों को प्रिंट आउट करना पड़े, उसके लिए हमको प्रिंटर चाहिए। अगर कुछ सुनना पड़े, उसके लिए हम लोगों को एक स्पीकर चाहिए। अब आते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल ये मेरा माउस है, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे करके स्क्रॉल करूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरा इनपुट ले रहा है, उसके बाद ही मेरा जो डिस्प्ले में जो पीपीटी ओपन है उसको हम लोग ऊपर और नीचे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। अगर इनपुट ही नहीं दोगे तो कैसे आपको आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हमको इनपुट देना पड़ेगा कंप्यूटर में, उसके बाद कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मॉनिटर में दिखाएगा। ये है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा जानना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो बाय।